हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारे पार्लियामेंट की टॉपिक की पार्ट 7 और लास्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हमारी बजट की एनैक्टमेंट की स्टेजेस को, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स को, हमारे पार्लियामेंट की क्या पावर एंड फंक्शंस हैं कुछ और दूसरे कुछ ग्रांट्स को। इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, हमारी सरकार के ऊपर जो हमारी पार्लियामेंट का कंट्रोल है, वो एक तरह का थ्योरी है। इट मीन्स प्रैक्टिकल में उसका इतना ज़्यादा यूसेज नहीं है। अगर हम रियलिटी की बात करें, अगर हमें ऐसा लगता है कि उस पार्लियामेंट का कंट्रोल हमारी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इन रियलिटी इस तरह की कुछ भी चीज़ नहीं है। अब इसके कुछ कारण हैं कि किस वजह से बोला गया है। अब वो रीजंस देखते हैं। पहला है, Parliament has neither time nor expertise to control the administration which has grown in volume as well as complexity. इसमें वो कह रहा है जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट में बैठे हैं जो कि जनरल इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होकर गए हैं, वो एक क्या है, लेमैन है। इट मीन्स उनके पास कोई भी डिपार्टमेंट को हैंडल करने की या किसी भी मिनिस्ट्री को हैंडल करने की कोई भी एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं है, और ना ही पार्लियामेंट के पास इतना डिटेल में टाइम है कि वो हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा अध्ययन कर सके, उस पर एनालिसिस कर सके, उसको डिटेल डिस्कशन कर सके। तो इस वजह से कहा गया है कि पार्लियामेंट का उतना कंट्रोल नहीं माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें, उस मिनिस्ट्री में अगर कोई हेल्थ के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी लेकर आई जा रही है, या फिर वो मिनिस्ट्री किसी बीमारी के लिए सरकार कोई नया एक्ट लेके आ रही है, कोई रूल्स रेगुलेशन लेकर आती है, तो उस एक्ट के जो भी फाइनल पॉइंट्स होंगे उनको अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स में नहीं है, क्योंकि वो उस फील्ड की एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं है उनके पास। वो एक नॉर्मल पॉलिटिशियन है, जो एक लेमन पर्सन थे जिनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। सेकेंड रीजन है, Parliament's financial control is hindered by the technical nature of the demands for grant. The parliamentarians, being laymen, cannot understand them properly and fully. फिर बोला गया कि जो भी हमारी पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो किसकी वजह से कम हो रहा है, किसी भी एक्ट की वजह से। अगर हम कोई डिमांड फॉर ग्रांट रख रहे हैं, उसमें जो भी टेक्निकलिटी का नेचर है, उस वजह से उनका फाइनेंशियल कंट्रोल कम पड़ रहा है। एज वी नो कि हम बजट में अलग अलग हेड के अंदर अलग अलग पैसों की डिमांड करते हैं। मीन्स अगर हमें कोई अलग से स्कीम चाहिए, उस स्कीम में पैसा चाहिए, तो हम क्या रखते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट रखते हैं उसके सामने। अब उस स्कीम के तहत हम उसमें कितना कितना पैसा लगाएंगे, या फिर जो हमें ग्रांट मिली है वो कैसे कैसे यूज़ किया जाएगा, इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है। जो ये डिटेल एनालिसिस है, एज बीइंग पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि ये लोग क्या हैं, एक लेमैन पर्सन है जिसको जनरल इलेक्शन के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इनके पास कोई टेक्निकल क्वालिटीज़ नहीं है, कोई एक्सपर्टीज क्वालिटीज़ नहीं है कि ये बजट के हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर सके या फिर उसके हर एक पॉइंट को समझ सके। तो इस वजह से भी कहा गया है कि ये उसको प्रॉपरली और पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए जो हमारी पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल है उसको इनइफेक्टिव माना गया है। फिर नेक्स्ट रीजन है, द लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइज विद एग्जीक्यूटिव एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. The majority supports enjoyed by the executive in parliament reduces the possibility of effective criticism. इसमें ये बात हो रही है कि जो भी हमारी लेजिस्लेटिव लीडरशिप है वो कहाँ है, हमारे एग्जीक्यूटिव के पास। इट मीन्स जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होंगी उसके जितने भी एग्जीक्यूटिव होंगे, मेजर जो पावर है उन्हीं के पास है। वही इस पावर को इंजॉय कर सकते हैं कि आपको कोई भी अगर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है तो कुछ ही लोग होंगे जो इस चीज़ के ऊपर डोमिनेंस दिखाएंगे अपनी। बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वो इन कुछ चुनिंदा एग्जीक्यूटिव को सिर्फ फॉलो करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है कि लोग खुलकर उनका क्रिटिसिज्म करें, कुछ गलतियां निकालें उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ में ताकि वो पॉलिसीज़ बेटर हो सके, तो उस तरह की चीज़ों पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो उनको सपोर्ट नहीं कर पाती। जैसे कि हमें पता है हमारी लोकसभा में क्या है, व्हिप का मैकेनिज्म है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो अब जो भी पार्टी लीडरशिप में होगी, सपोज हमारी अभी बीजेपी पार्टी की मेजॉरिटी है, तो उस केस में क्या है, अगर बीजेपी पार्टी कोई मनी बिल लेकर आती है,
ठीक है। तो उस पर अगर कोई भी बीजेपी के पार्टी मेंबर्स एग्री नहीं करता, वो कहता है कि इस मनी बिल में कुछ खामियां हैं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकते हैं कि आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जो इफेक्टिव क्रिटिसिज्म था उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, रिड्यूस हो गई। इट मीन्स जो लोग मेजोरिटी में बैठे हैं उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो ही सारे डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा बिल लाना है, कौन सी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उनकी मेजोरिटी चलती है। नेक्स्ट है हमारा, द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैड रिड्यूस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग डिटेल्ड लॉज एंड हैज इंक्रीज द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये जो हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है उसमें क्या है कि पार्लियामेंट क्या करती है, एक अगर उसने नियम कानून कोई बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो वो उसका एक ढांचा तैयार करेगी। इट मीन्स वो एक स्केलेटन फॉर्म में, एक रॉ फॉर्म में उस लॉ को बनाएगी और फिर अपने एग्जीक्यूटिव को ये पावर देगी, अब आप इस रॉ फॉर्म को एक डिटेल रूल्स और रेगुलेशंस में कन्वर्ट कीजिए। मीन्स अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, डिटेल में कौन बनाएगा, उसको एग्जीक्यूटिव बनाएगा। अब ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसकी वजह से क्या हुआ है, जो भी हमारी पार्लियामेंट का कंट्रोल था हमारी लॉ के ऊपर, लॉ मेकिंग के ऊपर या लेजिस्लेशन के ऊपर, वो थोड़ा सा हट करके, यानी कि वो ट्रांसफर हो गया है हमारे एग्जीक्यूटिव के पास। हमारी ब्यूरोक्रेसी की पावर इससे बढ़ गई है और हमारी जो पार्लियामेंट का रोल है लेजिस्लेशन में वो थोड़ा कम हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, द फाइनेंशियल कमिटीज लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन द पब्लिक एक्सपेंडिचर आफ्टर इट हैज बीन इनकर्ड बाय एग्जीक्यूटिव, दस दे डू पोस्टमार्टम वर्क। अब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका मेन काम क्या है कि जितना भी खर्चा हमारी सरकार कर रही है उसको ये एक तरह से देखती है, उस पर ये चेक रखती है कि उसकी प्रोप्राइटरी को वो ये चेक रखती है कि सरकार ने जितना भी खर्चा किया है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इस चीज़ में इशू ये है कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कब ये काम करती है, वो तब करती है जब हमारी सरकार सारा खर्चा कर देती है, तब हमारी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी प्ले में आती है। अब ये बाद में चेक करने का क्या फ़ायदा कि हमारी सरकार ने कितना खर्चा किया या कितना नहीं किया, अगर हमें ये चीज़ एग्जामिन करनी है तो हमें ये पहले करनी चाहिए। तो इस वजह से भी हमारी पार्लियामेंट के कंट्रोल को इनफेक्टिव माना गया है कि जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो एक तरह का पोस्टमार्टम वर्क कर रही है। इट मीन्स जब सारा खर्चा हो गया तब ये उस पर चेक कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंक्रीज रिकोर्स टू गिलेटिन रिड्यूस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। इट मीन्स कि जो हमारा गिलेटिन का कंसेप्ट है उसकी वजह से हमारी जो पार्लियामेंट है उसका फाइनेंशियल कंट्रोल कम हो रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक्ट बनाया गया है जिसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब उन हर पॉइंट के अंदर एक अपनी डिस्कशन चलनी है, उस पर बहस होनी है। अब उस पार्लियामेंट ने एक ड्यूरेशन सेट किया है जिसके अंदर आपको इस पूरे एक्ट को डिस्कस करना है। उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमारे सिर्फ 3 to 4 पॉइंट्स ही डिस्कस हो पाते हैं। अब जितने भी हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए हैं उस एक्ट के अंदर, अब उसके ऊपर जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं हो पाई है, बुलेटिन ये कहता है कि हम उस पूरे के पूरे एक्ट को ही वोट पे डाल देंगे, चाहे उसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है, बट अब उन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बिना डिस्कस किए ही वोटिंग करेंगे। अब इसमें इशू कहाँ पे अराइज होता है, जब हमारी पार्लियामेंट बिना डिस्कस किए कुछ क्लॉज को वोटिंग पे डाल देती हैं और वो वोटिंग के द्वारा अप्रूव भी हो जाते हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपके मिस गवर्नेंस होने के चांसेस ज़्यादा हों या फिर आपकी मिस मैनेजमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो इस तरीके से हमारे पार्लियामेंट के कंट्रोल को इनफेक्टिव इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्रीक्वेंसी प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट डाइल्यूट्स द पार्लियामेंट पावर ऑफ लेजिस्लेशन। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारे ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस करने की, प्रोमulgate करने की जो पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। तो अगर हमारी लेजिस्लेशन बनाने की ताकत हमारी पार्लियामेंट के हाथ में है, तो कुछ केसेस में वो ऑर्डिनेंस पास करने की ताकत प्रेसिडेंट के हाथ में क्यों है? इस वजह से जो भी हमारी पार्लियामेंट की पावर है वो थोड़ी इनफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, द पार्लियामेंट्स कंट्रोल इन स्पोडिक जर्नल एंड मोस्ट पॉलिटिकल इन नेचर। इसमें बात हो रही है हमारे पार्लियामेंट के स्पोडिक नेचर की। इट मीन्स हमारी पार्लियामेंट कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए मीट करती है, फिर उसके बाद वो थोड़ी रिसेस होती है, उसके बाद वो दोबारा से रीअसेंबल होती है।
इन केस अगर किसी मेंबर को किसी पॉलिसी पे उनको क्रिटिसाइज करना हो तो उनको क्या है वेट करना पड़ेगा कि वो दोबारा से हमारी पार्लियामेंट कब दोबारा रीअसेंबल हो, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर वो अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कर पाएंगे कि इस पॉलिसी में ये कमियां हैं। तो इस वजह से क्या है पार्लियामेंट का कंट्रोल हमारे क्या है जो भी हमारी लॉ या लेजिस्लेशन है पॉलिसीज है उनके ऊपर थोड़ा कम दिखाई देता है। जो भी पार्लियामेंट है वो क्या है एक ज़्यादातर पॉलिटिकल इन नेचर है। वहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ या कुछ मैटर को डिस्कस करने की बजाय वहाँ पे अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए वो लोग क्या है ज़्यादा डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं। फिर बोला गया है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी अपोजिशन इन पार्लियामेंट एंड अ सेटबैक इन पार्लियामेंट्री बिहेवियर्स एंड एथिक and have also contributed to the ineffectiveness of legislative control over administration in India. इट मीन्स जो भी हमारी पार्लियामेंट में है बैठे हुए लोग एक उनका क्या है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। इट मीन जो भी अपोजिशन की पार्टी होती है वो किसी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करने से बेटर उसको बेटर बनाने की बजाय वो अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को पूरा करने के लिए वो क्या है एक दूसरे पे डेरोगेटरी इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके जो बिहेवियर होते हैं एथिक्स होते हैं एक पार्लियामेंट में बैठने के लिए वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है जो भी हमारे पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो इनइफेक्टिव लग रहा है। इट मीन्स लेजिस्लेटिव के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब एक दूसरे को अपने बिहेवियर के थ्रू ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी दूसरी पार्टी से बेटर है। लास्ट हमारे पॉइंट में बात हो रही है हमारे पार्लियामेंट के लार्ज साइज की। अब इतने बड़े क्राउड के साथ इतने सारे मेंबर्स होते हैं हमारी लोकसभा में, उतने सारे क्राउड के साथ हमारी गवर्नेंस को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए भी इसको इनइफेक्टिव कहा गया है। तो ये थे वो सारे रीजंस जिनकी वजह से हमारे पार्लियामेंट्री कंट्रोल को इनइफेक्टिव माना गया है उसके कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ राज्यसभा। अभी हम 3 एंगल से डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी राज्यसभा की क्या पोजीशन है एज कंपेयर टू हमारी लोकसभा। पहला केस है जहाँ पे राज्यसभा इक्वल है लोकसभा के, दूसरा केस है वहाँ जहाँ पे राज्यसभा अनइक्वल है लोकसभा के, और थर्ड केस है जहाँ पे राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर्स हैं जो कि वो लोकसभा के साथ शेयर नहीं करता। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इक्वल स्टेटस विद लोकसभा। अब हम बात करते हैं कि किन किन मैटर्स के ऊपर हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा की पावर्स और स्टेटस बिल्कुल इक्वल हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। अब ये कैसे, जो भी हमारे ऑर्डिनरी बिल होंगे वो हमें अलग से पास कराने पड़ेंगे राज्यसभा में और लोकसभा में भी उसको अलग से पास करवाना पड़ेगा। तो दोनों केस में उनका स्टेटस क्या है इक्वल माना गया है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। अब इन दोनों केसेस में भी राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को नहीं बुला सकते हैं, इसको भी हमें अलग से ही दोनों हाउसेस में पास करवाना पड़ेगा। थर्ड है हमारा इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कुछ तरह के फाइनेंशियल बिल ऐसे हैं जहाँ पे हमें राज्यसभा और लोकसभा से दोनों से इनको पास करवाना पड़ता है, तो उस केस में हमारे दोनों ही हाउसेस की क्या है स्टेटस और पावर इक्वल रखे गए हैं। फोर्थ है हमारा इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन और इम्पीचमेंट के टाइम पे हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस केस में जो भी हमारे राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स होंगे उनकी वोट की वैल्यू क्या है इक्वल रखी गई है, तो इसलिए भी इनकी इक्वल स्टेटस बनता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। However, Rajya Sabha alone can initiate the removal of vice president. He is removed by resolution passed by Rajya Sabha by a special majority and agreed to be by Lok Sabha by a simple majority. फिर सेम चीज वाइस प्रेसिडेंट में भी इलेक्शन में और रिमूवल में दोनों का इक्वल स्टेटस रहता है, बट सिर्फ एक केस में क्या है, अगर सिर्फ जो राज्यसभा के पास पावर है किस चीज़ को लेकर, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए जो भी रेजोल्यूशन पास करना होगा इंट्रोड्यूस करना होगा वो कहाँ होगा हमारी राज्यसभा में होगा, ना कि लोकसभा में। फिर ये जो रेजोल्यूशन है रिमूवल का वाइस प्रेसिडेंट के, इसको हम राज्यसभा में पास करवाएंगे कैसे, हमारी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या थी कंडीशन कि अगर
टोटल मेंबर ऑफ हर एक हाउस का जितना भी टोटल मेंबर है उसकी अगर 50% से ज़्यादा लोग वोटिंग करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या थी, उस हर एक हाउस में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं अगर वो 2/3 मेंबर्स उससे ज़्यादा मेंबर्स उस पर वोटिंग करके उसके फेवर में वोट डालते हैं तो वो होगी हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। राज्यसभा के केस में उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना है और साथ ही साथ लोकसभा भी उसके ऊपर अपनी एग्रीमेंट दिखाएगी कि हम एग्री हैं इस चीज़ से। वो कैसे दिखाएगी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ। इट मीन्स उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं अगर 50% से ज़्यादा वो लोग उसके फेवर में वोटिंग डालते हैं तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर बोला गया कि हम क्या है प्रेसिडेंट को ये रेकमेंड कर सकते हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ को हटा दीजिए या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, हाई कोर्ट के किसी भी जज को, कैग को या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटा दीजिए। अब ये रिकमेंडेशन देंगे हम प्रेसिडेंट को और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जो कि दोनों हाउस में पास होना ज़रूरी है। इट मीन्स हम अपने इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं उससे हम ये प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप इन ऑफिशियल्स को रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा जितने भी हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उनका अप्रूवल भी हमें क्या है दोनों हाउस से लेना पड़ेगा, या फिर तीनों टाइप्स की इमरजेंसी जो हमारे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं उनकी अप्रूवल के लिए भी हम क्या है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से उनको अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि हमारे 3 टाइप्स की इमरजेंसी कौन है जिसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं। वो है हमारी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 और 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब इन तीनों तरह की इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट को लगानी है तो उसे क्या है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या केस है जहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा के इक्वल स्टेटस को दे सकते हैं, वो है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अब हमारे संविधान में ये दिया गया है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप चाहे वो राज्यसभा के भी मेंबर हो बट वो रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट अगर हम यूके के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका हाउस ऑफ कॉमन का होना कंपलसरी है। इट मीन्स वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हाउस ऑफ कॉमन के ही होने चाहिए। बट हमारे इंडिया के केस में हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है राज्यसभा के मेंबर भी हैं, जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे प्रीवियस, वो क्या थे राज्यसभा के मेंबर थे। और हमारी इंदिरा गांधी जी वो भी स्टार्टिंग में राज्यसभा की मेंबर थी बट बाद में वो लोकसभा की मेंबर बन गई थी। फिर नेक्स्ट सिचुएशंस देखते हैं, जैसे कि हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं अगर उनकी रिपोर्ट के ऊपर कोई भी कंसिड्रेशन करना है, कोई भी डिस्कशन करना है तो वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गई, यूपीएससी हो गई, कैग हो गया, तो दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो कंसिड्रेशन कर सकते हैं। या फिर सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी की ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाना है तो उस केस में भी ये सारी चीज़ें कहाँ पास होंगी, हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा। अब ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमारी राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स इक्वल नहीं है। पहला केस है हमारे मनी बिल का। मनी बिल सिर्फ हमारी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ना कि राज्यसभा में। जो हमारी लोकसभा की पावर है इन केस ऑफ मनी बिल वो एक तरह से ओवरराइड कर रही है हमारी राज्यसभा की पावर को। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी राज्यसभा है वो किसी एक मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना उसको मॉडिफाई कर सकती है। इट मीन्स लोकसभा ने एक मनी बिल को पास करके अगर राज्यसभा के पास भेजा है तो क्या है राज्यसभा को उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा लोकसभा के पास विद इन 14 डेज के अंदर अंदर। चाहे तो वो उस पर अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती हैं या फिर विदाउट रिकमेंडेशंस भी उसको पास करके लोकसभा के पास भेज सकती है। बट राज्यसभा के पास उसको चेंज और रिजेक्ट करने की कोई भी राइट नहीं है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि अब जो लोकसभा है उसके पास ये पावर है कि राज्यसभा चाहे रिकमेंडेशन के साथ बिल को रिटर्न करे,
चाहे विदाउट रिकमेंडेशन के साथ बिल को करे, लोकसभा उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी है। ये पावर हमारी लोकसभा के पास है। दोनों ही केसेस में जो भी मनी बिल है उसको ये माना जाएगा कि दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया है। फिर हम बात करेंगे हमारे फाइनेंशियल बिल की। अब एक फाइनेंशियल बिल जिसके अंदर सिर्फ आर्टिकल 110 के मैटर ही नहीं है, कुछ और मैटर्स भी हैं जनरल लेजिस्लेशन से रिगार्डिंग। आर्टिकल 110 किस चीज़ का था? हमारे मनी बिल का। इट मीन्स उसमें मनी बिल तो है ही है, कुछ जनरल लेजिस्लेशन के मैटर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो उसको हम इंट्रोड्यूस तो सिर्फ लोकसभा में कर रहे हैं, राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट जहाँ पे हमारी पावर आती है उसको पास करने की, उससे रिगार्डिंग जो भी पावर है वो हमारे दोनों हाउसेस के पास इक्वालिटी में है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसको डिसाइड कौन करेगा? उसकी फाइनल हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है, ना कि हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास। अब जब भी हमारे प्रेसिडेंट किसी एक जॉइंट सिटिंग को बुलाएंगे, किसी मैटर पे, किसी एक्ट पे एक डेडलॉक हो गया है दोनों हाउसेस के बीच में, उस केस में हमारे प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं, तो उसको प्रिसाइड करने की पावर किसके पास है? वो है हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। इस केस में हमारा जो लोकसभा है उसके पास एक्स्ट्रा पावर है देन हमारी राज्यसभा के पास। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन अ जॉइंट सिटिंग एक्सेप्ट व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउस इज लेस देन दैट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। राज्यसभा can only discuss the budget but cannot vote on the demands for grant, which is the exclusive privilege of Lok Sabha. इसमें वो बात कर रहा है कि इन केस अगर कोई जॉइंट सिटिंग होती है किसी इशू के रिगार्डिंग, तो उस केस में क्या होता है, हमेशा ही हमारी लोकसभा क्या है वो फेवर में होती है, वो हमेशा जीत जाती है, क्योंकि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो हमेशा राज्यसभा से ज़्यादा होती है। तो मेजॉरिटी में जो हमारी पार्टी बैठी है वो अपने ग्रेटर नंबर ऑफ वोट्स के साथ उस बैटल को जीत जाती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? जब हमारी रूलिंग पार्टी जो होगी उसकी कंबाइंड स्ट्रेंथ, इट मीन राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी उसको मिला के जब हमारी स्ट्रेंथ अपोजिशन पार्टी की स्ट्रेंथ से कम होगी, उस केस में हमारी रूलिंग पार्टी ये ग्रेटर नंबर वाला जो उसका राइट है, जो वो ग्रेटर नंबर ऑफ मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है, वो नहीं कर पाएगी। इसी में फिर वो बोलता है कि जो हमारी राज्यसभा है वो हमारी डिमांड्स फॉर ग्रांट पे वोटिंग नहीं कर सकती है। डिमांड फॉर ग्रांट पे जो भी वोटिंग होगी उसके ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट है वो हमारी लोकसभा का है। बजट के ऊपर अगर डिस्कशन करना है वो राज्यसभा कर सकती है, पर वोटिंग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सिचुएशन है अगर हमें नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है, उस केस में जो भी हम रेजोल्यूशन लेके आएंगे डिसकंटिन्यूटी के लिए, वो हमारा कहाँ पे पास होगा? हमारा लोकसभा में पास होना ज़रूरी है, ना कि राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। अब हमारे फेडरल करेक्टर के चलते हमारी राज्यसभा के पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव या स्पेशल पावर है जो कि हमारी लोकसभा के पास नहीं है। जो हमारी राज्यसभा की फर्स्ट स्पेशल पावर है वो ये है कि हमारी पार्लियामेंट राज्यसभा को ये पावर देती है कि स्टेट लिस्ट में कोई भी जो भी सब्जेक्ट मैटर लिस्टेड है उसके ऊपर हमारी राज्यसभा लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। दूसरी पावर ये है कि हमारी पार्लियामेंट चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज वो क्रिएट कर सकती है सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे। ये है अंडर आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग। अब चाहे हमारी राज्यसभा के पास हमारी लोकसभा के कंपैरिजन में कुछ कम पावर्स हैं, बट जितनी भी यूटिलिटी है हमारी राज्यसभा की कि उसकी जो भी रोल है उसको हम कुछ ग्राउंड्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। पहला है कि जो भी हमारी राज्यसभा है वो क्या कर रही है, लोकसभा जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रही है, लेजिस्लेशन बना रही है, कहीं वो कोई ऐसा लेजिस्लेशन तो नहीं लेके आ रही जो बेकार है, जो अनयूजफुल है, ठीक है, इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन कहीं लोकसभा ना लेकर आ जाए। इसके ऊपर वो एक चेक रख रही है कि लोकसभा कोई केयरलेस काम ना करे, कोई डिफेक्टिव लॉ ना लेकर आए, अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे क्या है सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ के ऊपर वो एक उनके प्रोविजंस को रिवाइज कर रही है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रही है हमारी राज्यसभा।
फिर हमारी राज्यसभा का एक दूसरा रोल है जहाँ पे वो एमिनेंट प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट को एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है कि आप आके हमारी राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं बिना किसी डायरेक्ट इलेक्शन के, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं 12 ऐसे पर्सन्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए। फिर थर्ड चीज हमारी राज्यसभा क्या कर रही है, वो एक तरह का इक्विलिब्रियम लेके आ रही है, मतलब बैलेंस लेके आ रही है। एक तरफ तो वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, किसके खिलाफ, हमारी सेंटर के इंटरफेरेंस के अगेंस्ट। तो ये एक तरह का बैलेंस लेकर आ रही है दोनों चीजों में। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को। इट मीन्स जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे उनके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, कुछ एग्जेम्पशन हैं जो कि हमारे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय कर सकते हैं, या उनसे जुड़ी कुछ कमेटीज़ हैं, उनके जो मेंबर हैं वो भी इन प्रिविलेजेस को इंजॉय कर सकते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है इनको कहा गया है कि ये नेसेसरी है, किस लिए ज़रूरत है, ताकि जो भी हमारे मेंबर्स के एक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट होए, वो मतलब अफेक्टिव होए, उनका ज़्यादा इफेक्ट पड़े। जब उनके पास कुछ इम्यूनिटीज़ होंगी, कुछ राइट्स होंगे, तभी वो अच्छे से अपने हाउस के अथॉरिटी या उसकी डिग्निटी को मेंटेन कर पाएंगे। फिर हमारा जो संविधान है वो हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एक्सटेंड करता है। मींस उन पर्सन्स को भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलेंगी जो कि हमारे किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट लेते हैं या फिर वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी जो भी कमिटीज़ या उसके मेंबर हैं। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर्स और हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ये किसको नहीं मिलेगी, ये हमारे प्रेसिडेंट को नहीं मिलेगी। वैसे तो हमारे प्रेसिडेंट भी हमारे पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, पर प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेजेस नहीं मिल सकती। अब इन प्रिविलेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है जब हमारा हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली इन चीज़ों को एंजॉय करता है, मीन्स कलेक्टिव प्रिविलेज हो गया। दूसरी है कि इसमें एक इंडिविजुअल मेंबर्स अपनी प्रिविलेज, अपनी राइट्स, अपनी इम्यूनिटीज़ को एंजॉय कर रहा है, इट मीन्स इंडिविजुअल प्रिविलेज। अब हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट को कुछ प्रिविलेजेस मिली हैं कलेक्टिवली, जैसे कि कोई भी हाउस क्या है अपनी रिपोर्ट्स, डिबेट, अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर सकता है, ये उसके पास राइट है। और साथ ही साथ उसके पास ये भी राइट है कि वो दूसरे लोगों को प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है कि आप ये वाली पब्लिशिंग नहीं कर सकते हो। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत ये कहा गया कि हमारे पास क्या है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कि आप ट्रू रिपोर्ट, जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की जो भी ट्रू रिपोर्ट्स है उसको आप पब्लिश कर सकते हो, और उस चीज़ के लिए आपको हाउस की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो ये वाला प्रोविज़न है ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इन केस अगर हाउस की कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है, सीक्रेट सिटिंग है, तो उसके अंदर जितनी भी बातें हो रही हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, उस चीज़ को आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, और या फिर उस चीज़ को पब्लिश करने के लिए आपको हाउस की परमिशन कंपल्सरी है। दूसरी बात बोली गई, अगर कोई भी स्ट्रेंजर है, ठीक है, उस केस में क्या है, आप उसको अपनी प्रोसीडिंग से बाहर रख सकते हो, या फिर कोई सीक्रेट सिटिंग हो रही है तो उस केस में भी आप किसी को भी ये परमिशन नहीं दे सकते कि आप इस सिटिंग में अलाउड हैं। फिर अब जो भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी प्रोसीजर और अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कोई भी रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर उस मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए कोई भी रूल्स या रेगुलेशन बना सकते हैं। फिर हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपने किसी भी मेंबर या फिर एक आउटसाइडर को किसी बात पे पनिश कर सकते हैं कि उन्होंने उनकी प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, या फिर उन्होंने हाउस ऑफ कंटेम्प्ट किया है। कैसे इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, रिप्राइमेंड कर सकते हैं, एडमोनिश कर सकते हैं, इस तरीके से वो उनको पनिश कर सकते हैं। फिर बोला गया कि इनके पास ये राइट है, वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी मेंबर की अरेस्ट है, कोई डिटेंशन है, उसको जेल में डालना है, उसको रिलीज करना है, इस तरह की वो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के भी राइट उन्हीं के पास हैं। फिर हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी बिठानी है, उसकी अटेंडेंस को विटनेस करना है, या फिर कोई रेलेवेंट पेपर भेजने हैं या रिकॉर्ड भेजने हैं, तो वो पावर भी हमारी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास है। और साथ ही साथ जो भी हमारी हाउस की प्रोसीडिंग्स होंगी, उसकी कमेटी की प्रोसीडिंग्स होगी,
कोर्ट क्या है, कोर्ट को मनाही है कि वो इन प्रोसीडिंग्स और इन कमेटी के अंदर इंक्वायरी नहीं कर सकता है। फिर अगर चाहे कोई मेंबर ऑफ हाउस हो या फिर कोई आउटसाइडर हो, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं हो सकता, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। अगर वो पर्सन या वो मेंबर या वो आउटसाइडर उस हाउस में बैठा है और वो वहाँ के हाउस के काम कर रहा है, उसकी प्रोसीडिंग में बैठा है, तो उस केस में पहले आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी होगी, उसके ही बाद आप उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। अब जो एक इंडिविजुअल मेंबर को प्रिविलेज मिलती है उसमें उसके बारे में बताया गया है। कोई भी अगर सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्टिन्यूटी में है, उसके दौरान आप किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। कब? 40 डेज बिफोर ऑफ बिगनिंग, उस पार्लियामेंट सेशन के 40 दिन पहले शुरू होने से और उसके ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अब ये जो प्रिविलेज है ये किस केस में अवेलेबल है? ओनली सिविल केस में अवेलेबल है। अगर कोई क्रिमिनल केस है या फिर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, उस केस में आप अरेस्ट कर सकते हो, बट सिविल केस में नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि एक मेंबर के पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीन्स वो पार्लियामेंट में कुछ भी बात रख सकता है। अब उसके लिए उस मेंबर के ऊपर आप किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। जो भी उसने बात कही है पार्लियामेंट में या उससे रिलेटेड उसकी कमेटीज़ में या फिर उसने कोई भी वोट डाला है, उनके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फ्रीडम दी है कि वो पार्लियामेंट में किसी भी बात पे अपनी राय को रख सकते हैं, किसके अकॉर्डिंगली, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट प्रिविलेज है कि एक इंडिविजुअल जो कि किसी का हाउस का मेंबर है, वो किसी भी ज्यूरी सर्विस से एग्जेम्प्टेड है। इट मीन्स अगर वो किसी पार्लियामेंट में बैठा है, जब हमारी पार्लियामेंट सेशन के अंदर है, तो वो कह सकता है कि अगर उसको एविडेंस के तौर पे बुलाया गया है या उसको विटनेस के तौर पे किसी कोर्ट ने कहा है कि आप हमारे सामने पेश होइए, तो उस केस में वो मना कर सकता है कि वो अभी पार्लियामेंट के सेशन में प्रेजेंट है, उसकी प्रोसीडिंग में पार्ट ले रहा है, उस केस में वो रिफ्यूज़ कर सकता है। फिर हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अब कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे कोई अथॉरिटी हो, अगर वो किसी दूसरे इंडिविजुअल या फिर पूरे हाउस के प्रिविलेजेस को, उनके राइट्स को, उनकी इम्यूनिटीज़ को अगर डिसरिगार्ड कर रही है, उस चीज़ को ख़त्म कर रही है, उसके ऊपर अटैक कर रही है, तो उस केस में इस चीज़ को ऑफेंस माना जाएगा और इस ऑफेंस को नाम दिया गया है हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का। और इसके ऊपर हम पनिशमेंट भी दे सकते हैं और पनिशमेंट कौन देगा? हमारा हाउस देगा। सपोज हमारा एक हाउस है, मान लीजिए लोकसभा है, उसके अंदर कोई रेजोल्यूशन पास किया गया और किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ये बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर आप इस एक्ट को लेकर आइए। अब उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया है। अब ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। इट मीन्स किसी एक मेंबर ने पूरे के पूरे हाउस को, उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक अथॉरिटी के प्रिविलेजेस और उसके राइट्स और उसकी इम्यूनिटीज़ को ख़त्म कर रहे थे, ना कि हम पूरे हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो भी काम चल रहा है, जो फिर उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उस चीज़ को रोक रहे थे। तो ये था हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में डिफरेंस। फिर बोला गया है कि जो हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है, कई बार इन दोनों का एप्लीकेशन कुछ डिफरेंट होता है और कई बार ये दोनों ही किसी एक सेम केस में यूज़ किए जाते हैं। बट जो हमारा क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का जो कंसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये पूरे के पूरे हाउस के उसके काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। फिर हम बात कराएंगे हमारे सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस की। ओरिजिनली हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 105 में हमें दो प्रिविलेजेस मेंशन किए गए हैं। पहली है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, इट मीन्स पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में हम कोई भी अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, उसकी प्रोसीडिंग को हम पब्लिश भी कर सकते हैं। अभी तक हमारी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा स्पेशल लॉ नहीं बनाया है जिसमें हमारे सारे प्रिविलेजेस को कॉडिफाई किए, पर फिर भी हमारे जो 5 सोर्सेज हैं जिससे हमें ये प्रिविलेजेस मिली हैं, वो कौन कौन से हैं?
फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, फिर हमारे पार्लियामेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं, फिर या फिर हमारे दोनों हाउसेस के रूल्स हो गए, हमारी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हो गई, फिर हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हो गई। इनके थ्रू ही हमें ये सारे प्रिविलेजेस मिली हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। जो ये हमारी सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का सिद्धांत है, ये हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ एसोसिएटेड है। इट मीन्स जो हमारी सुप्रीम पावर है वो हमारी किसके पास है, हमारी स्टेट के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। और ब्रिटेन के अकॉर्डिंगली इस पावर के ऊपर, उनकी अथॉरिटी के ऊपर, उनकी ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू एवी डाइस, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट जो थे एवी डाइस, उन्होंने इस सिद्धांत के अकॉर्डिंगली 3 इम्प्लीकेशंस बताए हैं। पहले वो कहते हैं जो भी पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है। इट मीन्स वो किसी भी लॉ को चेंज कर सकती है, बना सकती है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है, क्योंकि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और ऑर्डिनरी लॉ को सेम प्रोसीजर के साथ बना सकती है। इट मीन्स वहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कोई भी फर्क नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी में और वहाँ की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में। फिर बोला गया कि पार्लियामेंट के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है, ठीक है, मतलब जुडिशरी के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई लॉ वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सके। मींस ब्रिटेन में कोई भी जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वहाँ पे क्या है कि वो अपने आप को एक सोवरेन बॉडी रिगार्ड नहीं करते हुए वो कहती है कि हमारी अथॉरिटी के ऊपर क्या है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके ऊपर कुछ उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को लिमिट करते हैं। पहला फैक्टर है हमारा रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान क्या है, एक तरह का हमारा फंडामेंटल लॉ है हमारी कंट्री के लिए। इट मीन्स इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी क्या अथॉरिटी होगी, उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसका नेचर कैसा होगा, और हमारी पार्लियामेंट को अपने दायरों के अंदर रहकर कैसे हमारे संविधान को ऑपरेट करना है। और साथ ही साथ हमारी पार्लियामेंट में क्या है, एक लीगल डिस्टिंक्शन दिखाया गया है किसके बीच में, हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी के बीच में एक लीगल डिस्टिंक्शन दिखाया गया है। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर हमें कुछ तरीके के अमेंडमेंट्स करने हैं तो उस केस में हमें क्या है, स्टेट की उसकी रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट ब्रिटेन के केस में क्या है, वहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और ना ही वहाँ पे कोई फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड का प्रोविजन है। दूसरा हमारा फैक्टर है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे इंडिया के पास फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन को दिखाया है कैसे, हमारी यूनियन और हमारी स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड करके। अब ये दोनों ही अपने अपने स्फेयर में अपना काम करेगी। अब जो भी हमारी पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है कि अपने अपने जो भी लिस्ट में उनके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर वो काम करेंगी। सपोज जो यूनियन लिस्ट में दिया गया है, जो कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है, ठीक है, अब जो लिस्ट, इन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो हमारी स्टेट लिस्ट में नहीं हो सकते। कुछ चुनिंदा केसेस में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी स्टेट लिस्ट के दिए हुए सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर अपना इंटरफेरेंस दिखाएगी। दूसरी तरफ हमारे ब्रिटेन में क्या है, एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इट मीन्स जितनी भी सारी पावर्स है वो हमारी सेंटर के पास है। फिर है हमारा सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसमें बोला गया है कि जो हमारी इंडिया है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। इट मीन्स उसके पास ये पावर है कि वो अपनी पार्लियामेंट के ऊपर अपने जुडिशियल रिव्यू को इम्प्लीमेंट कर सकती है। मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो आपने रूल्स बनाया है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है या हमारे संविधान को वॉयलेट कर रहा है, इसलिए ये रूल क्या है, वॉइड है। दूसरी तरफ हमारे ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का कोई भी सिस्टम नहीं है। लास्ट फैक्टर है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। अब हमारे पास, हमारी पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसने क्या किया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान के पार्ट 3 में
कॉडिफाई किया है। मींस जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल है। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो उसके खिलाफ हम किसके पास जा सकते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि हम किसी भी स्टेट को प्रोहिबिट कर सकते हैं। मींस सरकार को ये प्रोहिबिट है कि वो इस तरह का कोई भी कानून ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट के किसी पार्ट को या तो पूरी तरीके से या फिर उसके एक पार्ट को एब्रोगेट करता हो। इट मीन्स जो भी पार्लियामेंट का कानून होगा वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी भी वॉइड नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हमारे ब्रिटेन में कोई भी कोडिफिकेशन ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट उनके संविधान में नहीं दिया गया है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसका सॉवरेनिटी का जो फीचर है वो कुछ हद तक क्या है, लिमिट होकर रह गया है। तो ये था हमारी पार्लियामेंट का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट को। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।